तो संजीव बालियान और चौधरी अजीत सिंह के बीच यहां पर बहुत ही सख्त मुकाबला है मुजफ्फरनगर में। यूपीए सदर सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल ने पीएम पर जमकर हमला बोला। ये जो अनिल अंबानी है, जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? नरेंद्र मोदी जी मुझे ये समझाएं। मोदी जी ये भी मुझे समझा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ये भी मुझे समझाएं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा। एंड आई एम रेडी फॉर ओपन डिबेट विद द प्राइम मिनिस्टर wherever he wants. I'll come to Racecourse Road. And I challenge him for a debate on corruption. And I guarantee you, the day Narendra Modi has a debate with me on corruption is the day Narendra Modi will not be able to look into the eyes of anybody in this country. जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। एक बार गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह के साथ 1993 में। 1995 में बहन जी भाजपा से जाके मिल गई। इनकी पूरी यूपी में 2, 3, 4 जो भी एमपी जीत गए। अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को जरूरत पड़ी, अगर वहां जाके ना बैठ जाए तो मेरे दोस्तों, मुझे फिर अपने घर में कभी गांव में घुसने मत देना। लोकसभा हल्के के उम्मीदवार और वीआईपी वोटर्स ने वोट देकर लोगों को बेदार किया। एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान ने जमुई में वोट किया, तो वहीं आरजेडी की कैंडिडेट विभा देवी ने नवादा से अपना वोट दिया। गया में एनडीए के उम्मीदवार विजय मांझी ने भी अपना वोट दिया। विजय मांझी जीतन राम मांझी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में है। वहीं वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने भी वोट डाला। तो बिहार से ये 4 तस्वीरें। बिहार में आज 4 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी रही और 4 जगह पर इस वक्त बिहार में वोटिंग चल रही है, जिनमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा शामिल है। और दक्कन की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इस वक्त वोटिंग जारी है। तेलंगाना की सभी सीटों पर आज पहले दौर में, पहले मरहले में ही वोटिंग चल रही है और ये तस्वीरें वहां पर अलग अलग लीडरान, सियासी लीडरान, फिल्म स्टार्स अपने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद ओल्ड से चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपने हक दही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त की वहाँ पर कामयाबी होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आवाम की मोहब्बत का, उनकी वालेहाना मोहब्बत का, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आवाम तक पहुँचूँ, उनसे मुलाकात करूँ और उन तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। ये तो मेरा बुनियादी काम है। देखिए, अभी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर असेंबली काउंसिल में 5 वीवीपैट पर उसको भी काउंटिंग में देखा जाएगा। अच्छा होता कि और ज़्यादा हो जाते, मगर चलिए अब एक शुरुआत तो हुई है। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में और ज़्यादा वीवीपैट के साथ ईवीएम काउंटिंग होगी। और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस सदर राहुल गांधी से है। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अपने शौहर जुबीन ईरानी के साथ हवन पूजन किया और उसके बाद लगभग 4 किलोमीटर का रोड शो भी निकाला। इस दौरान उनके हामी नारेबाजी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आभारी, मैं कृतज्ञता व्यक्त, मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। आज नामांकन जनता के अपूर्व स्नेह और आशीर्वाद के साथ भरा है। विजयश्री की घोषणा जनता की उपस्थिति से ही आज हो चुके हैं। स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन में योगी आदित्यनाथ भी साथ थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 74 प्लस सीटें मिलनी तय हैं।
चुनाव के मतदान के रुझान को देखिए। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के 8 सीटें जीत रही है, दूसरे चरण की 8 सीटें जीतेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश में 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। ये जन सैलाब इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अमेठी से प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अमेठी से प्रारंभ होने जा रहा है, कहना है वजीर आला योगी आदित्यनाथ का। होने जा रहा है। स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन भरने के वक्त खास तौर से वो मौजूद थे और एक बड़ा रोड शो इस दौरान निकाला गया। इधर 91 सीटों पर वोटिंग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अब जो लोग कतारों में हैं वो ही खड़े रहेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 बजे तक जो कतारों में खड़े हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो लोग कतारों में आ चुके हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमेठी की, जहां पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच सख्त मुकाबला है। और स्मृति ईरानी जिन्होंने पिछले बार भी उनके खिलाफ मुकाबला किया था कांग्रेस कौमी सदर के, इस बार पूरी मुस्तैदी से मैदान में है और उनके नॉमिनेशन के वक्त वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। और अगर पिछले बार की हम बात करें तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में जो जीत का आंकड़ा था राहुल गांधी का, वो बहुत कम था, 1 लाख कुछ हजार था। ऐसे में राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है कि वो वायनाड सीट की तरफ भी चले गए हैं। अमेठी में उन्हें सख्त चैलेंज है, ये मानकर चला जा रहा है। चलिए, मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है। आखिरी दौर की इस वक्त वोटिंग जारी है। जो लोग कतारों में हैं अब सिर्फ वही वोट कर पाएंगे। पहले मरहले के लोकसभा चुनाव की 91 सीटों की वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। जब आखिरी जो वोटर है वो भी अपना वोट डाल देगा, उसके बाद फिर चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज जारी करेगा। मेरे साथ इस वक्त एस.के. मुखर्जी साहब, आरएलडी पार्टी के सीनियर लीडर, स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अनुज अत्रे साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ लिया है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है। सर खैर मकदम है आपका। यशवीर जी मेरे साथ आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं, अपनी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। अनुज अग्रवाल जी भी हैं, सीनियर सहाफी के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। तो डॉक्टर प्रवेश कुमार साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे साथ आ गए हैं। आइए हम बात का ये सिलसिला, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स से हमने अभी बात की है थोड़ी देर पहले, हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आएंगे, लेकिन वो जोश, वो वलवला नहीं नजर आ रहा है वोटर में जैसी कि उम्मीद थी। इसकी वजह हम क्या देखें? मैं सबसे पहले सीनियर सहाफी अनुज अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। सर, क्या देखें, कैसे इसको हम समझे? वोटर्स में वो जोश क्यों नहीं है जो लहर 2014 के वक्त था? देखिए, कहीं ना कहीं वोटर तो बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि, लेकिन अब उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं भी जब वोट डाल के आया तो 51% वोट 4 बजे तक हो चुका था। नोएडा जैसे शहर में जहाँ शहरी वाला बूथ था, तो अगर वहाँ इतना अच्छा तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे लगता है और ज्यादा हुआ होगा। और ग्रामीण क्षेत्र के सही आंकड़े आने में समय लगता है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी स्थिति 6 बजे का और 7 बजे के बीच में स्पष्ट होगी। लेकिन लगभग जितना पिछली बार मतदान हुआ उसके आसपास मतदान हो रहा है। ये अलग अलग जगह से सूचनाएं मिल रही हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार जी कैसे देखें सर? क्या वाकई वोटिंग कवर हो जाएगी या कुछ कम है इस बार? नहीं, जैसा अनुज जी ने कहा, अभी समय है, काफी लोग अंदर अभी कतारों में लगे होंगे और जब टोटलिटी में जब निकल कर आएगा तो मुझे लगता है कि ये, जैसे पिछली बारी 58% करीब उत्तर प्रदेश पे वोटिंग हुई थी, तो और पूरे देश में लगभग 70% के करीब थी, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ इलाकों में हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल का भी दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आया था, पश्चिम बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अच्छी वोटिंग हुई है। तो जब टोटलिटी में निकाल कर आएगा तो मुझे लगता है कि परसेंटेज जो है पिछली बार जितनी थी उतनी ही तकरीबन रहने वाली है। कुछ जगह पर 6 बजे तक भी वोटिंग है और जो 6 बजे तक आएंगे वो कतार में फिर लंबे समय तक खड़े रहेंगे, तो बहुत स्पष्ट स्थिति 8 बजे तक ही आ पाएगी। 6 बजे के बाद एक्चुअल जो डाटा है वो 6 बजे के बाद निकल कर आएगा और मुझे लगता है उतना ही रहेगा जितना पिछली बार था। हमें अपेक्षा ज्यादा होनी चाहिए थी कि भाई इस बार ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस सरकार ने बहुत सारे प्रयास करे थे कि वोटिंग जो है बढ़े, है ना, लोग वोट डालें, जैसे कैंपेन काफी सारे चलाए तमाम गवर्नमेंट की एजेंसीज ने, तो उम्मीद थी कि काफी ज्यादा होगी, ये 80-90% तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना आंकड़ा जरूर लगाया जा रहा है इसको अभी देख करके, राउंड फिगर को देख करके, कि उतना जरूर होगा जितना पिछली बार हुआ था।
ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। एसके मुखर्जी साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों की पार्टी मैदान में है, आरएलडी मैदान में है, आप लोगों के लिए करो या मरो वाले हालात हैं। पिछले बार आप लोगों को भारी नुकसान हुआ था, इस बार अपनी जगह बनाना, अपना वजूद बचाना, एक कुनबे को बचाए रखना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को किस हद तक पार कर पाएंगे, खासतौर से ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह आपको त्रिकोणीय मुकाबले में फाइट कर रही है। आप जो कह रहे हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ पर जो है इस समय 8 या 9 वोटिंग हो चुकी है सर वहां पर। अब तो जो बातें होंगी वो ये है, अब तो आप लोगों की किस्मत का फैसला हो गया। हकीकत नहीं, वो तो हम बता रहे हैं आपको, हकीकत का फैसला 3 दिन पहले हो चुका था और बाकी कल भी हो गया था रात को। हमारे यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो वोटिंग परसेंटेज के संबंध में बात कर रहा हूँ खाली, क्योंकि ये 50 से 52 से ऊपर नहीं जाते हुए लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मेजर आपकी हैं गाजियाबाद, नोएडा, इनके अंदर जो अर्बनाइज सेक्टर है, अर्बनाइज एरिया है, वो काफी तादाद के अंदर है। वहां पर ही परसेंटेज लो टर्नआउट होता है, तो वहां पर दिक्कत आती है, और वो वास्तव में है जो अभी तक मुझे नजर आ रहा है। अब मैं बाद में तो एग्जैक्टली आ ही जाएगा। जहां तक हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पोजीशन में जहां तक है पूरी सीट्स क्लियर है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे वोटर्स में हमारे वोटर सब वोट दे रहे हैं, कोई वोट से बाहर नहीं भाग रहा है। यदि कहीं दिक्कत आ रही होगी, जिनको आ रही होगी, जो उनके पर जो जिनका डिपेंडेबिलिटी जाता है, हमारे यहाँ पर तो हर आदमी धर्म मानता है, हमारा हर किसान वोट देना धर्म मानता है, और जिसको दर्द होता है वो देता है। हमारा किसान तो पीड़ित है ही है। हम तो किसान पार्टी के लोग हैं, हम लोग तो इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि जितनी भी तकलीफें हमको ज्यादा है उतनी ही हम रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ता है। पीड़ित किसानों ने पिछली बार आप लोगों को हरवा के वहां से भेजा था, ये भी एक सच्चाई। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पीड़ित किसान ही होता है, उसके दर्द भी होते हैं और उसके बयान करने का तरीका भी होता है। यदि कहीं पर एक बार आदमी कोई बयान करता है तो आखिरी वो नहीं हो जाता। यदि उन्होंने वोट दिया, कहीं पर कहीं गुस्ताखियां कहीं से हो जाती हैं, हमारे यहाँ पर हो सकता है। हमारे यहाँ के सियासी सेक्टर में भी कहीं पर पॉलिटिकल लोगों से भी गलतियां हुई हो सकता है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, जो हार जाते हैं वो गलतियों से हारते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ जुर्म कर दिया होता है, गलतियां होती है। तो यदि कहीं उनसे अर्थमेटिक मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था, नहीं खौफ इतना था ना कि चौधरी अजीत सिंह जी को खुद अपने बेटे को बागपत से लड़वाना पड़ा और खुद मुजफ्फरनगर से लड़ाई, सेफ सीट बेटे को दे दी ताकि वहां से कम जो है सीट का सवाल वो बचे। जहां तक मैं सीट का सवाल है मैं बता दूं, देखिए जहां तक हम जब हमारे यहाँ पर सन 67 से हम लोग किसान पार्टी हमारी है, हमारे किसानों की पार्टी सन 67 में पैदा हुई थी, तब से अब तक हम काम कर रहे हैं। नेचुरली हम लोग वेस्टर्न यूपी के हैं, वेस्टर्न यूपी से हमारा क्रिएशन हुआ है। तो हमारे यहाँ पर वेस्टर्न यूपी देखिए, बागपत या अमेठी, सॉरी बागपत या मुजफ्फरनगर, ये बाहर नहीं है। यहाँ पर तो अपने ही आदमी खड़े होंगे, चाहे किसान में मैं खड़ा हूँ या कोई और खड़ा हो, जो भी खड़ा होगा यहाँ का अपने ही लोग खड़े होंगे। अपने ही लोग या एक परिवार के लोग? नहीं, ये परिवार का शब्द जो है ये आपको लग सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत का कायदा है कि जब जमहूरियत की सील लग जाती है वो इंसान जो है कौम का हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, परिवार का नहीं रहता है। यदि ऐसी बात है तो आप मुंडे की बात करें, यदि ऐसी बात है तो महाजन की बात करें, यदि ऐसी बात है तो आप बरनाला के यहाँ पर जाके देखें, यदि ऐसी ही बात है तो आप अपने अन्य पार्टियों में देखें, आपके भाजपा के अंदर देखें। भाजपा के अंदर मैंने अभी नाम लिया मुंडे, महाजन, आपको दसियों आपको पार्टी महाराष्ट्र के अंदर दिखा दूंगा जो लोग हैं, पर मैं उसको ब्लेम नहीं करता। देखिए कारण क्या है, जब आदमी इलेक्शन जीत करके आता है तो उसको फाइनली अप्रूवल मिलता है, जनता जब अप्रूवल देती है तब वो आता है। रहा यदि वो गलत है, यदि वो डिसीजन गलत है, लेकिन सर सुनिए ना, अब तो इलेक्शन हो गया, अप्रूवल अगर इतना ही मजबूत होता जनता का तो गठबंधन के साथ जाकर क्यों लड़ना पड़ता? बिल्कुल ठीक बात, खेले दिखा देते। बिल्कुल ठीक बात, ये भी एक सच्चाई है। देखिए हाँ बिल्कुल सही बात है। ये अब हकीकत में है, हकीकत ये है कि डिवीजन ऑफ वोट को रोकना है। पिछली बार जो अभी आपने कहा कि पिछली बार हमको किसानों ने हरा दिया, हर किसान ने डिवीजन ऑफ वोट की वजह से हारे थे, ना कि किसानों ने हराया था। आज फिर हम उस बात को कहना चाह रहे हैं कि हम डिवीजन ऑफ वोट को रोक रहे हैं, और रुका है इस बार डिवीजन ऑफ वोट रुका है, इसीलिए नहीं कर लीजिए आप लोग अपनी पार्टी मर्जी को नहीं करते हैं सर। हाँ सर, यदि आपने यदि ये बात सही है, यदि आप कहना चाह रहे हो तो आप भी 41 पार्टियां मिलकर के एक डिक्लेयर कर देते हैं। आपको क्या अलग सर, मैं माफी चाहते हो कह रहा हूँ, मैं अदब से कहना चाह रहा हूँ, यदि एक ही पार्टी होने वाली बात है तो आपको फिर 41 पार्टियों मोदी कहाँ जरूरत पड़ती है? ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ। मैं जरा अनुज अत्रे साहब के पास जाना चाहूँ। अनुज अत्रे साहब, राफेल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, आपकी पार्टी के कौमी सदर ने कल उसको इश्यू बना दिया, थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण आती हैं,
मरकजी वजीर, और वो कहते हैं कि राहुल गांधी को बहुत सारी चीजें पढ़ करके अपनी बात रखनी चाहिए। इतनी जल्दबाजी क्या है? एकाएक मुद्दा पकड़ना है, क्या घबराहट है? इलेक्शंस के एक दिन पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल कमेंट किया तो उसको पकड़ करके बैठ जाना और सब अपने फेवर में कर लेने की जो जल्दबाजी है, क्या कहां बौखलाहट है, कहां घबराहट है सर? ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। नहीं देखिए, घबराहट बौखलाहट किसको है? घबराहट बौखलाहट तो इनको है जो ये जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है देश की रक्षा मंत्री ने, जो जा रही हैं और किस प्रकार की भाषा का नहीं, तो जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, डिबेट करने के चैलेंज दिए, उसका जवाब ना दिया जाए, सामने से जवाब ना मिले। निश्चित तौर पे देखिए सवाल राहुल जी जो उठा रहे हैं वो आज से नहीं उठा रहे, हम तो 6 महीने से उठा रहे हैं। जब से राफेल का घोटाले का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने किया है, हम तो तब से सवाल उठा रहे हैं। और अभी किस प्रकार से देखा है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक अब कल उन्होंने रिव्यू पिटीशन को दोबारा से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया है और उस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया है जो इनके ही नेताओं ने इनके खिलाफ डाल रखी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो अटल जी की सरकार में इनके मंत्री थे, मोदी जी के सीनियर रह चुके, यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी ने जो पिटीशन डाली थी उसी को ही रिव्यू उन्होंने किया है। और देखिए, सुनिए मेरी बात, राफेल के नाम पर अभी किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बौखला गए थे। अभी एक निजी चैनल को पिछले हफ्ते ही उन्होंने इंटरव्यू दिया, कैसे पत्रकारों को धमकाते हुए सरेआम दिखे हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, केवल राफेल शब्द बोलने पर इतने घबरा गए। तो ये तो घबराहट और बौखलाहट उनमें। हम तो केवल इतना पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि ये बता दीजिए कि जो राफेल डील जो 2015 में आपने कैंसिल की फ्रांस में जाकर के प्रधानमंत्री जी, किसी को सूचना दिए बगैर, कोई उसका टेक्निकल आपने ग्राउंड्स नहीं देखे, कोई उसकी जो कैटेगराइज कमेटी थी उनसे कोई परमिशन नहीं ली, ना उसमें डिफेंस मिनिस्टर को कोई उसकी जानकारी, ना डिफेंस सेक्रेटरी को कोई जानकारी, ना फॉरेन सेक्रेटरी को कोई जानकारी, ना फॉरेन मिनिस्टर को जानकारी, ना एयरफोर्स को जानकारी। केवल एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के अलावा जानकारी थी, वो व्यक्ति था जिसको इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है राफेल का, वो उनके साथ उस डेलीगेशन में शामिल था। और जाकर के पिछली डील आपने कैंसिल की, जो 500 कुछ करोड़ रुपए का जो राफेल कांग्रेस पार्टी के समय में जिस डील हुई थी, आप उसको कैंसिल करके 3 गुना ज्यादा 1500 कुछ करोड़ रुपए में आप खरीद रहे हैं, लेकर के आ रहे। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है, आप ये बता दीजिए कि 30,000 करोड़ रुपए आप जो अनिल अंबानी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात थोड़ा सा पूरी होने दीजिए। हम वो पूछते हैं कि ये सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ऐसे व्यक्ति की आप कंपनी को वो दे रहे हैं, देखते हो जो सबसे पहले बैंक में डिफॉल्टर है, जो बैंकों का पैसा नहीं दे रहा, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं, उसको जो है आज तक एयरक्राफ्ट का उसने कल पुर्जा नहीं बनाया। सरकार में एक नियमावली होती है, किसी को भी आप अगर कोई टेंडर दिया जाता है, उसकी 3 साल की आपके सवाल जायज होंगे, लेकिन फिर बीजेपी वजीर आजम ये अपनी रैलियों में, सुनिए अतुल जी, मैं जवाब देता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे राहुल जी कोई ठेका लेने जा रहे हैं क्या? सरकार चलाना ठेका है? ये कॉन्ट्रैक्ट की बात है। देखिए सरकार नहीं सरकार, मुझे लगता है आपको शायद आप अपना मजाक खुद ही उड़ा रहे हैं। आप अपना मजाक, ये राजनीति और जो देश में किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट लेना, उसमें आप उसको राजनीति। मोदी जी को कौन सा अनुभव था? मोदी जी को जब मुख्यमंत्री बना, अरे मुझे बताइए, जब मुख्यमंत्री बने मोदी जी को क्या अनुभव था? अटल जी जब प्रधानमंत्री बने उनको कौन सा मंत्री पद रहने का अनुभव था? चलिए अब यशवीर जी को सुनते हैं। आपके सवाल, एक मिनट जल्दी पूरी कीजिए कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है गवर्नमेंट में, उससे देखी जाती है, उसकी बैलेंस शीट देखी जाती है, उनका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है, 3 साल का। ठीक है, ऐसी कंपनी को आपकी सरकार, ये मुद्दा सब जानते हैं, ये मुद्दा सब जानते हैं। मैं कल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। चलिए जवाब दीजिए यशवीर जी। पेपर चोरी हो जाता है, बीजेपी से आप जवाब, ये भी तो बता, एक मिनट अनुज जी, एक मिनट जवाब दीजिए। भाई बहुत अच्छी डिबेट हो रही है और मैंने बड़े संयम के साथ हमारे अजीत जी के जो पार्टी के नेता बैठे हैं उनकी भी सुनी और अनुज आत्रे जी की बात सुनी। अब मैं एक एक करके बात का जवाब देता हूँ। बड़ा विडंबना का विषय है कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे अजीत सिंह और अजीत सिंह जी के बेटे जयंत चौधरी जो राजनीति कर रहे हैं, वहां परिवारवाद उन्हें नहीं दिख रहा। लेकिन गोपीनाथ मुंडे जिनके परिवार में कभी कोई राजनेता नहीं रहा, उनकी बेटी अगर राजनीति कर रही है तो उन्हें परिवारवाद दिख रहा है। ऐसे महाजन जी के में दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के 6 पीढ़ियों के परिवारवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं विडंबना समझ सकता हूं, मजबूरी समझ सकता हूं। अगले विषय पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि राफेल का मुद्दा हम 6 महीने से उठा रहे हैं। 6 महीने से नहीं, ये अगस्त 2017 से उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? सितंबर 2017 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि अगस्त 2017 में जब मिशेल को भारत लाने प्रत्यार्पण करने के लिए कार्रवाई तेजी से हुई, तब इनके ध्यान में आया कि हम फंस सकते हैं, हमारे गले पे शिकंजा हो सकता है इस भ्रष्टाचार को लेके, हम जीजा साले सब फंस सकते हैं, तो एक क्या शिगुफा छोड़ा जाए। आप देखिए कितना मतलब दुर्भाग्य का विषय है। सुप्रीम कोर्ट में चीजें क्लियर हो गई,
क्लीन चिट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, सीएजी ने अपना प्रस्तुत कर दिया, वहां क्लीन चिट हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब इन्होंने भरी संसद में झूठ बोला कि मैं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मेरे साथ ये बातचीत हुई, शाम आते आते उसने खंडन कर दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। हम आज राफेल पे डिस्कस करने के लिए बैठे नहीं, फिर भी मैं अनुज जी ने इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया तो मैं उस पर जवाब दे देता हूं। तो इनको लगने लगा कि भी कैसे करें, बचे कैसे, लगातार झूठ बोलते रहे, पिछले 9 महीने से लगातार झूठ बोल रहे हैं। हर जगह क्लियर हो गया है, एयरफोर्स वायुसेना के प्रमुख पर विश्वास नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं कर सकते, संसद पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब जब हर जगह अरुण जेटली जी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दे दिया है, तो अब आवश्यकता क्या है कि 48 साल के बालक का बार बार जवाब दिया जाए, वो बार बार कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह उठाता रहेगा। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को अनुभव नहीं था। कैसी बात करते हैं, लगातार उन्होंने संगठन में काम किया था, वो इसलिए नरेंद्र मोदी उनका नाम है, इसलिए उन्हें क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो भाजपा के बनाया गया था इसलिए नहीं बनाया गया था, लगातार उन्होंने संगठन में काम किया था, जब जाके उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी गई और उन्होंने साबित किया, तभी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने। सारी बातों का सवाल में ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि उनको सीधे महासचिव बनाया गया? कहां की वो जिला अध्यक्ष थी, कहां की वो राहुल गांधी का भी पूछिए ना, प्रियंका जी कहां उन्होंने जो है स्टेज बनाने में या महिलाओं को, महिला कांग्रेस की नेत्रियों को जोड़ने में, कार्यकर्ताओं को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी? कौन सा आधार है जो सीधे तौर पर वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बन गई? जरा जवाब दीजिए, क्यों नहीं करते? ये भी इस देश की आवाम जानना चाहती है। उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जरा सुन लीजिए ना अनुज जी की टिप्पणी, अगर आपके साथ साथ टिकट टिप्पणी बंद हो तो मैं जवाब देता हूं। देखिए, अनुभव की अगर बात करें तो केवल अनुभव तो प्रियंका जी को क्यों अनुभव, आप उस व्यक्ति के अनुभव की पूछे जिसकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जो है बहुत आसान है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो ये दांत फाड़ के वो चीज नहीं चल रही है यहाँ पे। तथ्यों पर बात कीजिए आप, उस परिवार से पूछते हैं जिसके पिता प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिसने पिछले 15 वर्षों से जो है अपने चुनाव की जो है सक्रिय भूमिका अपनाई हो, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, उंगली नहीं उठा रहे, मैं पूछ रहा हूँ वो कौन कौन से ओहदों में रही थी जो सीधे महासचिव बनती है राष्ट्रीय? ये कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में क्या आप राष्ट्रीय महासचिव अनुज जी आप एकाएक बनाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी, यही तो हमारी खूबी है, हम किसी को भी छोटे से कार्यकर्ता को भी बना सकते हैं, कोई और किसी को भी अनुभव के आधार पर, उसकी काबिलियत के आधार पर बनाया जा सकता है, लोकप्रियता के आधार पर बनाया जा सकता है। प्रियंका जी इस समय देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर महिला कोई नेता है तो वो है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की सोच के बैठे हुए या मेरे पैनल में मित्र बैठे हैं वो सब उनसे घबरा सकते हैं, लेकिन देश की जनता इस समय उनसे बहुत प्रभावित है और ये बौखलाहट और ये घबराहट इनके अंदर दिख रही है। लेकिन नतीजे बता देंगे 23 मई को। प्रियंका जी की लोकप्रियता और प्रियंका जी का अनुभव जो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लाभ दे रहा है, उससे घबराने की आवश्यकता निश्चित तौर पर हमारे विपक्षी दलों को है। और हमको क्या लाभ हुआ? गठबंधन वहां पर मुस्तैदी से लड़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और आज जहां इलेक्शन था 8 सीटों पे, वहां और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या लाभ हुआ? आप लोगों ने गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने की पेशकश रखी, उस तक को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मायावती सीधे तौर पर अपना कैंडिडेट सहारनपुर में उतार देती हैं सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के इमरान मसूद को आगे नहीं बढ़ने देना है। वो चंद्रशेखर आजाद से समर्थन लेकर के आगे आना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने, मतलब क्या है? कांग्रेस को कोई कुछ समझ नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि आपके तमाम सीनियर लीडर जो है उनकी वजह से बड़ा इलेक्शन प्रभावित हो रहा है। रीजनल जमातें, क्षेत्रीय जमातें आपको समझ नहीं रही हैं कांग्रेस को, ऐसे में आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें और आप पूरे देश में होने की और इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं। देखो इमरान भाई, आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं, जो आप अपना आकलन दे रहे हैं मजबूरी में, वो मैं हम समझ, कोई मजबूरी नहीं है, ये सवाल है सर, ये आवाम जानना चाहती है क्या मजबूरी? देखिए पत्रकार की क्या मजबूरी हो? दुख इस बात का है कि आप जवाब नहीं दे, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पे प्रश्न पूछेंगे। आपने तो पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनकी काबिलियत क्या थी कि वो राष्ट्रीय महासचिव बनी, वो कह रहे हैं आप लोकप्रियता, ये क्या पैमाना होता है? अगर आप प्रश्न पे प्रश्न करते जाएंगे तो मैं सुन लेता हूं, चुपचाप मैं बैठ। नहीं, आप जवाब दीजिए। आवाम ये मुद्दे ये बातें लेकर भी वोट करती है सर। मैं तो उनकी बातें कर रहा हूं, आवाम के प्रश्न उठा रहा हूं। आप दूसरे पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, मैं यहाँ पे दर्शक बन के बैठ कांग्रेस से मैं कांग्रेस के सवाल पूछूंगा, उनसे थोड़ी ना नहीं बोलने देंगे, और मैं बोलूंगा तो दोबारा प्रश्न करेंगे और दूसरों को बोलने देंगे। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में कहां है कांग्रेस? देखिए सब जगह है हम कांग्रेस पार्टी इस समय बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, हम वहीं पर हैं। जैसे जिस प्रकार से 2009 में हमारे 21 सांसद इसी उत्तर प्रदेश से जीत करके आए थे और तमाम सांसद
सर, रही बात आप गठबंधन की अगर बात कर रहे हैं, हम गठबंधन वहां पर करते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का आवश्यकता होगी। हम गठबंधन मजबूरी में नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मजबूरी वाला गठबंधन नहीं करेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के सामने घुटने टेक लिए, जिस प्रकार से इन्होंने बिहार में जो है नीतीश कुमार जी के सामने घुटने टेक दिए, ये इनकी तो वो वास्तविकता है, जितनी सीटें ये जीत के आए हैं उतनी सीटों पे तो ये कैंडिडेट भी नहीं लड़ा पा रहे हैं। एसके मुखर्जी साहब, ज्यादा सीट जीते हुए सांसद आप इल्जाम लगा रहे थे अभी इसी डिबेट में थोड़ी देर पहले आप कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए टिकट क्यों काटने लड़ रही है इलेक्शन, आप लोगों को नुकसान कर रही है। क्या कहेंगे, एक बार फिर दोहराएंगे उस बात को अनुज जी के सामने, और लोग सुन रहे हैं। क्यों नहीं टिकट दिया उनको दोबारा? अनुज जी जरा सुन लीजिए, बीजेपी स्वीकार कर रही है कि सांसद फेल रहे हैं, सरकार फेल रही है, तभी नहीं कह रहे। अनुज जी सुनिए, जिस गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में आपका सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उसके हमारा किसी के लिए कोई सॉफ्ट उसके एक धड़े आपसे क्या कहना चाह रहे हैं नहीं, हम लोग सब आमने सामने साहब कहिए, कुछ एक सीटों को छोड़ करके बाकी सीटों पर हम लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी सब सीटों पे बड़ी मजबूती से हम जीत रहे हैं। हमारे जो बंधु हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको यही कहना चाहिए, उनकी बाध्यता है। जो अभी आप कह रहे थे पत्रकार महोदय पे फॉर्मूले लागू नहीं होते, ये तो हमारे आपके अंदर लागू होते हैं। किसको किसकी कंपोजिशन में बोलना है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, आपके एक्शन का हर जगह पर इनडायरेक्ट, आप कहीं नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस वास्तव में कहीं नहीं है। कांग्रेस एक सेकंड हम बता दें, हम आपको सर बता तो रहे हैं, 3 सीटों पे लड़ रहे हैं आप, कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं। अभी आपको जवाब नहीं दे रहा हूं ना, अभी आपको जवाब मिल जाएगा सर, एक सेकंड सुन लीजिए। अरे 3 से 34 तो सर, मैं तो आपके अंदर सीटों पर भी मैं कांग्रेस के अंदर ये कल्चर नहीं मानता था। यदि कहीं और का होता तो ठीक है, आपके साथ जल्दी जवाब दीजिए। एक चीज बता दूं, आप यहीं पर देख लीजिए जहां बैठ करके आप इन बातों को कह रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितना आप स्ट्रांगली लड़ रहे हैं उसका फायदा कहीं और हो रहा है, आपको नहीं होगा। आप लड़िए ना, आप तो बीजेपी के वोट काट रहे हैं सीधा। आपका रोल सिवाय कटर के कुछ नहीं है। आप वोट काटते हैं, चाहे आप बीजेपी की काटे या आप गठबंधन की काटे, आपका अपना कोई रोल नहीं है। ये तो जिसको वोट पड़ रहे हैं, तो आप किसका वोट काट रहे हैं? अगर जो किसी कैंडिडेट को या पार्टी को वोट पड़ रहे होते हैं, वो वोट कटनी होती है। अरे ये बताइए, आप आरएलडी आप केवल 80 में से 3 सीटों पर, अरे सर आप खड़े पूरे देश में आप 3 सीटों पर लड़ रहे हैं और आप 3 सीटों पे जितने भी वोट ले जाएंगे मुट्ठी भर, तो आप किसके वोट काट रहे हैं? आप अपने अधिकार के वोट ले रहे हैं या वोट काट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई वोट पड़ रहा है तो वो वोट काट रही है। सपा बसपा को कोई वोट पड़ रहा है तो वोट काट रही है। तो नहीं परिभाषा आप लेकर के आ रहे हैं कि वोट काटना क्या होता है? जो पादरी पेमा खांडू जी के अनुज जी, अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो फिर तो वजीर आजम बीजेपी के कैंडिडेट सुनिए ना, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर रैली से कह रहे हैं कि अगर एक परिवार पार्टी के हाथ में आ गई, वर्ग अब फिर इकट्ठा हो गया। चौधरी साहब के जमाने में सब किसान इकट्ठे रहते थे, बीच में बिखर गए थे, वो अब फिर इकट्ठा हो रहा है। जो भी सताए हुए लोग हैं, दलित, अकलियत, किसान, नवयुवक, सब इकट्ठे हो रहे हैं। बीजेपी कह रही महागठबंधन की हवा है ही नहीं। हम लोग हवा में नहीं है, हम लोग जमीन पे हैं। यूपी में आगे फेजेस में सर किस तरीके से देखते हैं? काफी भैया यूपी में इनकी 73 हैं, 80 में 13 रह जाए तो बताना मुझे। चलिए जरा यशवीर जवाब दिए, 73 है, 13 रह जाए तो बताना। चौधरी अजीत सिंह बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, खुद 3 चुनाव पे लड़ रहे हैं, अपनी बचा लें, बहुत अच्छा होगा इनके लिए। दूसरी बात, अब आते हैं न्याय पर। जिस चीज का नारा दिया था पंडित नेहरू ने, बेटी ने नारा आगे बढ़ाया गरीबी हटाने का, राजीव गांधी ने, बेटे ने आगे बढ़ाया गरीबी हटाने का, जब रिमोट से 10 साल सरकार चलाई सोनिया गांधी जी ने, जब नारा आगे बढ़ाया गरीबी हटाने का, और स्थिति क्या हुई? आज भी राहुल गांधी यही नारा दे रहे हैं, गरीबी हटाएंगे। ब्रूकिंग्स एक सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी है, उसने क्या आंकड़ा दिया है कि पिछले 4 सालों में हर 1 मिनट पे 44 लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं, और आने वाले 2022 तक मात्र देश की गरीबी की रेखा 30% हो जाएगी। ये कोई भाजपा की नहीं है ब्रूकिंग्स अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको उसकी प्रतिष्ठा पता लग जाएगी। जल्दी मेरे पास सवालों का जवाब तो मेरे पास देना ना, ठीक है? सवाल जब देना, अरे आप नेहरू से लेके गांधी से लेके गांधी, गरीबी का सुन लीजिए, सोनिया गांधी देश को लूट के खा गए, जीजा को करोड़ों रुपए दे दिए, जिंदगी भर नौकरी नहीं करी। अरे मोतीलाल के अलावा किसने वकालत करी? अरबपति हो गए, अरबपति। गांधी परिवार अरबपति हो गया,
गया, रावट वाड्रा 10 लाख से 10,000 करोड़ का आदमी हो गया। चलिए सबसे बड़ा किसान, ठीक है, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर बाद मेरे साथ होंगी, थोड़ी देर बाद। ऐसा ठीक है यशवीर जी, ठीक है ना अनुज जी, इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। कोट पहनता है और अपने आप को गरीब ठीक है, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, वाला बताता है। पूरा का पूरा परिवार थोड़ी देर बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने आ रही हैं। आप लोग तमाम लोग मौजूद रहेंगे, मेरी साथी बुशरा खानम फहद, मुद्दे वही रहेंगे, इन मुद्दों पर और बात करेंगे बुशरा के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम की ये बेहद खास पेशकश इस वक्त जारी है, लगातार जारी है।